हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज कॉमर्स स्टडी पॉइंट में आपका पुनः स्वागत है। यहाँ पे हम प्रबंध की प्रकृति और महत्व, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है प्रबंध की प्रकृति और महत्व। इसका मतलब व्यवसाय अध्ययन, व्यवसाय अध्ययन, ठीक है। टॉपिक यानी बिजनेस स्टडीज, बिजनेस स्टडीज, ठीक। इसको डिस्कस करेंगे। तो बीएसटी जो है आपका अकाउंट चल रहा है, अकाउंट के साथ साथ बीएसटी को भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें उन्हीं पॉइंट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उन्हें आप स्टडी कर लीजिए। और एक और आपको नया टॉपिक, जो नया बिंदु यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो है ये कि जो भी हम आपको यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो कुछ बच्चों को ये दिक्कत होती है कि वो एनसीईआरटी कहाँ से डाउनलोड करें, क्या करें। तो हम आपको इस जो नोट्स हैं जो हम पढ़ा रहे हैं, इनमें इम्पॉर्टेंट है या जो भी टिक कर देते हैं उनको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत सारी हमारे लिए सुविधा होगी। चलिए खैर, अब आगे समय को ध्यान में रखते हुए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि प्रबंध की प्रकृति और महत्व। ये पहला लेसन है, ठीक है, पार्ट फर्स्ट है प्रबंध की प्रकृति और महत्व। इससे आपको 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। तो इसमें एक तो क्वेश्चन पूछते हैं प्रकृति क्या है, महत्व क्या है, कार्य क्या है, ये सब आपको इसके अंदर कवर किए जाएंगे। देखो यहाँ पे अधिगम का उद्देश्य लिखा होता है। आपको क्या करना है कि आपको बुक को टोटल जो सीबीएसई बोर्ड की जितनी एनसीईआरटी की जो भी बुक्स होती हैं आपको मिल जाएं, ठीक है। तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से पूरा पढ़िए। यहाँ पे केस स्टडी जैसे दी स्टील, टाटा स्टील में प्रबंध कैसे होता है, ये आपको केस स्टडी दी गई है, तो इसको आप पढ़ लीजिए, ठीक। अब यहाँ पे देखिए अधिगम के उद्देश्य क्या है। अधिगम का मतलब पढ़ाई, जो आप पढ़ाई कर रहे हो उसके मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपको इन्होंने दे दिया हुआ है कि हम इस पार्ट को पढ़ेंगे तो क्या जानेंगे। तो जैसे इसमें जानेंगे क्या, इसको चला देख लेते हैं। देखो प्रबंध की प्रकृति क्या है एवं संगठन में उसके महत्व को समझा सकेंगे। फिर प्रबंध की प्रकृति को कला, विज्ञान एवं पेशे के रूप में समझेंगे। फिर प्रबंध के विभिन्न कार्यों का वर्णन कर सकेंगे और समन्वय की प्रकृति एवं उसके महत्व को समझेंगे। तो इसमें 4 टॉपिक क्लियर किए जाएंगे। कितने टॉपिक? 4 टॉपिक। देखिए प्रबंध की प्रकृति क्या है और प्रकृति का वर्णन, महत्व, प्रकृति की महत्व, फिर प्रबंध का महत्व या प्रकृति, और उसके बाद कार्य, और फिर समन्वय का महत्व, ठीक। ये पूरा स्टडी करने के बाद आप समझते हैं कि जो प्रबंध होता है दूसरों से कार्य लेने की कला है। प्रबंध क्या है कि जब हम किसी कार्य को करने से पहले उसके बारे में सोचते हैं और उससे प्लान करते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, तो ये सब प्रबंध के ही अंतर्गत आ जाता है। प्रबंध के 5 कार्य होते हैं, तुम्हें पता है कि प्रबंध के जब कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को करने चलता है तो सबसे पहले क्या करता है? प्लानिंग। क्या करता है? प्लानिंग, ठीक है। फिर क्या करता है? ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ठीक है, लीडिंग और कंट्रोलिंग। तो ये जो आपके 5 कार्य हैं, बेसिक जो बेस कार्य हैं 1, 2, 3, 4 और 5, ये प्रबंध के कार्य। यानी जब प्रबंध आप करते हैं तो इन 5 कार्यों को करते हैं। इन 5 कार्यों का सामूहिक स्वरूप प्रबंध कहलाता है। यहाँ पे देखते हैं प्रबंध की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने एवं उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है। देखिए हेराल्ड कुंटज, कींज और विहरिक के अनुसार दी गई है। प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने एवं उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त करते हैं, ठीक। जैसे कोई लक्ष्य है आपका लक्ष्य है 12वें में 80% नंबर लाना, ठीक है। तो 80% का जो टारगेट है ये आपका हो गया मार्क्स लाने, और जिसे समूह में कार्य करते हुए
मिलजुल के, यानी जैसे आप अकेले जब ये आपका ये इंडिविजुअल टारगेट है, इतने % मार्क्स लाने हैं या 90 लाने हैं या 95 लाने हैं, जो भी आपका टारगेट हो, लेकिन है क्या, ये आप अकेले कर तो रहे, लेकिन हम शब्द का प्रयोग करेंगे, मैं नहीं। हम का मतलब है आपके टीचर सहयोग करें, आपके मम्मी पापा सहयोग करें, आपके फ्रेंड सहयोग करें। कुछ ना कुछ ऐसा है कि आप अकेले काम नहीं कर सकते। आप अकेले पढ़ रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन आप सभी का सहयोग है ना। जैसे पेरेंट्स का भी सहयोग है, माता का भी सहयोग है, पिता का भी सहयोग है, भाई बहन का सहयोग है, समाज का सहयोग है, टीचर्स का सहयोग है, तभी तो आप इस कर पा रहे हो। तो इससे क्या है, जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त करते हैं, इफिशिएंटली। जैसे काम को कर लेंगे 4 साल बाद, 2 साल बाद कर लेंगे, नहीं, उसका एक निश्चित समय के अंतर्गत कुशलता से प्राप्त करिए, यानी अपने संसाधनों का बेहतर प्रयोग करते हुए उस कार्य को करिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करिए। ठीक है, तो प्रबंध में ये अच्छी परिभाषा है। बाकी और परिभाषाएं भी पढ़ लीजिए, और इसमें अवधारणा दी है प्रबंध की। तो यहाँ क्वेश्चन जो बनता है, इस क्वेश्चन को पढ़ाने का जो मेरा मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि प्रबंध क्या है और प्रबंध को परिभाषित कीजिए। ठीक है, प्रबंध किसे कहते हैं, तो ये आपका हो गया, प्रबंध किसे कहते हैं, ठीक है, अथवा प्रबंध को परिभाषित कीजिए, प्रबंध को परिभाषित कीजिए। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके 2 नंबर में है क्वेश्चन। परिभाषा पूछे या मतलब क्या होता है, आप इससे लिख लेंगे। ठीक है, तो ये अब हम देखते हो चलते हैं प्रबंध की विशेषताएं। प्रबंध की विशेषताएं ये आपको हम पढ़ा भी चुके हैं, कुछ पहले वीडियो दिए थे, मैनेजमेंट के प्रबंध के वीडियो आए थे, लेकिन इसमें क्या है कि आपको NCERT बेस्ड वही चीज़ पढ़ाई जा रही। फिर आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यही NCERT जो पढ़ा चुके हैं ये दे देंगे, तो आप घर पे आराम से इसे पढ़ लीजिए। देखो इसमें 2 पार्ट में ये बुक होती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट है आपका और ये सेकेंड पार्ट है। ठीक है, इसको इस साइड आप पहले पढ़ोगे और फिर इस साइड पढ़ोगे। ठीक, देखिए प्रबंध की विशेषताएं। प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है, यानी जब भी कोई प्रबंध करता है तो उसका कोई उद्देश्य होता है, तभी प्रबंध करता है। प्रबंध सार्वभौमिक है, यानी प्रबंध हर जगह व्याप्त है, चाहे वो कोई भी कार्य हो, प्रबंध सभी जगह है। प्रबंध एक बहुआयामी क्रिया है, यानी प्रबंध में जटिल, इसमें 3 प्रमुख कार्य का प्रबंधन होता है, बहुआयामी है। कार्य का प्रबंधन करना है आपको, लोगों का प्रबंध करना है। ठीक, कार्य का प्रबंध करना है, लोगों का प्रबंध करना है और परिचालन का प्रबंध करना है, जो कार्य किया जा रहा है। तो ये क्या हो गया, बहुआयामी क्रिया हो गई। ठीक, यानी सभी मिल करके, कोई एक कार्य नहीं है जो प्रबंध में आपने कर दिया, प्लानिंग कर ली, बस काम हो गया। टीम में साथ होने से प्रत्येक अधिक कार्य करता है। ठीक है, तो ये टीम वर्क है। प्रबंध क्या है, टीम वर्क है, जैसे मिलजुल के सब काम कर रहे हैं, कंपनी ऑफ द ईयर। ठीक, इस टाइप से। तो प्रबंध अगला क्या है, प्रबंध एक निरंतर चलने वाली क्रिया है। ये नहीं है कि एक बार कर लिया प्रबंध फिर हो गया काम, नहीं, आप सदैव निरंतर चलने वाली क्रिया है। प्रबंध एक निरंतर चलने वाली क्रिया है। ठीक है, तो प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है, यानी प्रबंध सब मिलजुल करके करते हैं। उसके बाद है प्रबंध एक गतिशील क्रिया है। कालीय, गतिशील का मतलब है बदलता हुआ, यानी समय के हिसाब से आप इसको उसके साथ चलते हुए आप कार्य करते हैं। देखिए इसमें क्या क्या कार्य दिए गए हैं प्रबंध के, नियोजन है, संगठन है, नेतृत्व है, नियंत्रण है। यहाँ पे प्रबंध के 4 कार्य दे दिए हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए संसाधन, वित्तीय संसाधन, मानव संसाधन, भौतिक संसाधन, संप्रेषण संसाधन। संप्रेषण का मतलब अपनी बात को दूसरों तक पहुँचाना। ठीक, फिर प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है, यानी कोई दिखती नहीं है, प्रबंध का कोई स्वरूप नहीं है ऐसा कि
कोई दिख रहा है, लेकिन प्रबंध कर्मचारियों के द्वारा कर्मचारियों के लिए, संगठन के द्वारा संगठन के लिए किया जाता है, तो इसीलिए वो ऐसी क्रिया है जो अमूर्त है, यानी दिखती नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन एक आता है, प्रबंध की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक, प्रबंध की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो ये आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा इधर। फिर अगला देखते हैं, प्रबंध के उद्देश्यों को समझाइए। प्रबंध के क्या उद्देश्य हैं? ठीक, तो प्रबंध के उद्देश्यों को हम विभिन्न, देखिए उद्देश्यों को संगठनात्मक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य में वर्गीकृत करेंगे। उद्देश्य क्या होता है कि जिस कार्य को करने के लिए जो प्रयोजन है वही उसका उद्देश्य है। आप क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि आपको अच्छे नंबर लाने हैं, आपको आगे जीवन में सफल इंसान बनना है, तो यही सब उद्देश्य हैं। इन्हीं उद्देश्यों के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो। एक अच्छे इंसान बनोगे, देश की सेवा करोगे, समाज की सेवा करोगे, अपने माँ बाप का नाम करोगे, तो इसलिए ये उद्देश्य है पढ़ाई का। ठीक है, अब चलिए खैर अगला देखते हैं, संगठनात्मक उद्देश्य क्या क्या है। प्रबंध के संगठनात्मक उद्देश्य क्या है? पहला है आपका जीवित रहना। भाई संगठन जो है बना रहे, जीवित का मतलब बना रहे, तो जीवित रहना। फिर लाभ हो और बढ़ोतरी हो। बढ़ोतरी का मतलब जो संगठन है वो सदैव आगे बढ़ता रहे, तो ये मुख्य उद्देश्य है। फिर सामाजिक उद्देश्य क्या है? समाज के लिए लाभों की रचना करता संगठन, चाहे व्यवसायिक हो या गैर व्यवसायिक, समाज के अंग होने के कारण उसे कुछ सामाजिक दायित्व पूरा करने होते हैं। भाई अब कोई भी व्यवसाय चल रहा है, समाज में ही चल रहा है, तो सामाजिक उत्तरदायित्व है कि हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं। आईटीसी का ग्रामीण भारत सशक्तिकरण, ये देखिए एक आपको आईटीसी कंपनी है जो जिसके बारे में दिया हुआ है, तो इसे आप पढ़ लीजिए। इसके बाद है कर्मचारी गणों संबंधी। कर्मचारियों को क्या है कि जो संगठन उन लोगों से मिलकर बनता है जिससे उसका व्यक्तिगत पृष्ठभूमि, अनुभव एवं उद्देश्य अलग अलग होते हैं। ये सभी देखिए, संगठन क्या है? कर्मचारियों का समूह। तो कर्मचारी क्या है? कर्मचारी आपके विभिन्न जगहों से आए हैं, उनकी अपनी पृष्ठभूमि है, तो उनके लिए भी अब जो प्रबंध है कार्य करता है। ठीक, सब मिलजुल के कार्य करते हैं। फिर अगला टॉपिक है प्रबंध का महत्व। प्रबंध का महत्व, प्रबंध के महत्व को समझाइए। ठीक, तो इसमें महत्व में देखिए, प्रबंध सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। ठीक, सामूहिक लक्ष्य यानी पूरे संस्था का जो लक्ष्य है उसे प्रबंध क्षमता में वृद्धि करता है। जब आप प्रबंध कर लेंगे किसी कार्य को, पहले से मैनेज कर लेंगे कि ऐसे करना है, तो आपकी क्षमता वृद्धि दी, आपका एक क्लियर विजन होगा कि ये काम करना। प्रबंध गतिशील संगठन का निर्माण करता है। ठीक, फिर उसके बाद आता है प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। उसके बाद है प्रबंध समाज के विकास में सहायक होता है। ठीक, अब ये प्रबंध की प्रकृति क्या है? प्रबंध की प्रकृति क्या है इसे आप समझेंगे। तो प्रबंध की प्रकृति यानी प्रबंध का नेचर कैसा है प्रबंध, क्या क्या करना होता है प्रबंध में, तो वो सब चीज़ें प्रबंध की प्रकृति में आती है। देखिए क्या लिखा है, प्रबंध इतना ही पुराना है जितना कि सभ्यता। यद्यपि आधुनिक संगठन का उद्भव नया ही है, लेकिन संगठित कार्य तो सभ्यता के प्राचीन समय से ही होते रहे हैं। वास्तव में संगठन को विशिष्ट लक्षण माना जाता है जो कि सभ्य समाज को असभ्य समाज से अलग करता है। ठीक, प्रबंध शब्द आज कई अर्थों में प्रयुक्त होता है जो उसकी प्रकृति के विभिन्न पहलुओं को उजागर करता है। यहाँ पे देखिए, प्रबंध को हम सबसे पहले मानेंगे प्रबंध एक कला है। कला क्या होता है? कला क्या है? कला इच्छित परिणामों को अपने को पाने के लिए वर्तमान ज्ञान को व्यक्तिगत एवं तथापूर्ण उपयोग है। यानी जो आपके पास है उसे आप बेहतर तरीके से प्रयोग करते हैं, तो उसे कहते हैं ये कला में निपुण है, ये अपने कार्य में निपुण है। तो प्रबंध भी
कला है, यानी प्रबंध जो करता है उसमें निपुण हो जाता है। सैद्धांतिक ज्ञान का होना, आपको ज्ञान होना चाहिए कि प्रबंध में क्या क्या करना है। व्यक्तिगत योग्यताओं का उपयोग करिए और व्यवहार एवं रचनात्मकता पर आधारित है। तो ये कला है, यानी आपको जो कार्य है, आपका जो भी कार्य है वो सृजनात्मक होता है, जिसमें आप कुछ नया कर सकते हो, ये कला होती है। ठीक है, फिर है आगे, ये आप पढ़ लीजिए। फिर है प्रबंध विज्ञान के रूप में। पहले हमने कहा था प्रबंध कला के रूप में, फिर प्रबंध विज्ञान के रूप में। विज्ञान क्या होती है? प्रबंध एक क्रमबद्ध ज्ञान समूह है जिन्हें सामान्य सत्य, सामान्य सिद्धांतों को स्पष्ट करता है। इसमें विज्ञान की मूलभूत विशेषताएं, जैसे जो कार्य करते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, ये क्या है? ये भी वो कार्य हैं जिनको कार्य को करके ही आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये विज्ञान भी है। प्रबंध क्रमबद्ध ज्ञान समूह है, परीक्षण पर आधारित है, सिद्धांत इनके परीक्षण पर आधारित है। कुछ रोचक विभिन्न संकाय स्वरूप, मानव शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, मनोविज्ञान है, समाजशास्त्र है। ठीक है, इसे आप पढ़ लीजिए। उसके बाद व्यापक वैधता है, ये जो सिद्धांत है इनको सभी मानते हैं और इनकी व्यापक वैधता है। इसके बाद प्रबंध एक पेशे के रूप में। ठीक, अब तक आप समझ चुके हैं कि प्रबंध विज्ञान है और प्रबंध कला है। अब ये कहते हैं प्रबंध पेशा है। प्रबंध पेशा क्या होता है कि जो लोग कला और विज्ञान में निपुण होते हैं, यानी आपने विज्ञान के यानी सिद्धांतों का प्रयोग किया और आप उन सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए दक्ष हो गए, निपुण हो गए, तो ये पेशे के रूप में आ गया। पेशा क्या होता है? एक ऐसा कार्य होता है जो विशेष योग्यता पर आधारित होता है। विशेष ज्ञान अगर आपके पास है और उस विशेष ज्ञान का प्रयोग करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप कहेंगे कि आप पेशा कर रहे हैं। तो पेशा में देखिए आप क्या क्या है। पेशे की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है? भली भांति परिभाषित ज्ञान। ठीक, अवरोधित प्रवेश, यानी कोई भी व्यक्ति अपनी दक्षता से उसमें प्रवेश ले सकता है। ठीक है, परीक्षा होती, शैक्षिक योग्यता सीमित होती, पेशागत परिषद बने होते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट परिषद है। नैतिक आचार संहिता होती है, एक निश्चित आपके व्यवहार हैं। फिर सेवा का उद्देश्य होता है, यानी हम किसी व्यक्ति की सेवा के लिए ज्ञान को प्राप्त करते हैं। अब अगला क्वेश्चन बनता है प्रबंध के स्तर। प्रबंध के स्तर, यानी जो प्रबंध होता है वो एक कितने चरण है प्रबंध के? एक संस्था में कितने चरण होते हैं? पहला चरण है प्रबंध का उच्च चरण, स्तर। ठीक है, ये आप पढ़ भी चुके होंगे। प्रबंध का मध्य स्तर और उसके बाद आता है प्रबंध का निम्न स्तर। प्रबंध का पर्यवेक्षीय या प्रचालक, पर्यवेक्षीय या प्रचालन प्रबंध, इसी को निम्न स्तर कहते हैं। तो 3 स्तर होते हैं प्रबंध के। ठीक, इम्पोर्टेंट है। उच्च प्रबंध, मध्य प्रबंध, परिचालन प्रबंध। अब इनके बारे में जैसे आप सीखते हैं कि प्रबंध, उच्च प्रबंध क्या करता है, तो जो उच्च प्रबंध होता है वो यह संगठन के वरिष्ठतम कार्यकारी अधिकारी होते हैं, जिन्हें कई नामों से जानते हैं, जैसे आप चेयरमैन कह रहे हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कह लें, या जो भी है। तो क्या करते हैं कि जो उच्च प्रबंधक होता है ये निर्णय लेता है कि कार्य क्या होना है। मध्य प्रबंध उन कार्यों को करवाता है, ये विभागीय विभिन्न विभागों में बटे होते हैं और उन्हीं कार्यों को करवाते हैं। और निम्न प्रबंध वाले कार्य को करते हैं पर्यवेक्षीय प्रबंधक होते हैं। ठीक है, संगठन की अधिकार पंक्तियों में फोरमैन एवं पर्यवेक्षक निम्न स्तर पर आते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन आता है प्रबंध के कार्य। प्रबंध के कार्य, तो प्रबंध के कार्य आपको बताएं, प्लानिंग यानी क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, इसका अगर निर्णय पहले ले लिया जाता है तो हम कहते हैं कि हम प्रबंध के अंतर्गत प्लानिंग कर रहे हैं, नियोजन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्लानिंग है। फिर उसके बाद संगठन है। संगठन क्या है? यह निर्धारित योजना के क्रियान्वयन के लिए कार्य सौंपने, कार्यों को समूह में बांटने, अधिकार निश्चित करने, संसाधनों के आवंटन के कार्य का प्रबंध करता है।
यानी जो कार्य है उसको विभिन्न टुकड़ों में बांटना, कार्य सौंपना, तुम्हें ये करना, तुम्हें ये करना, ये सब संगठन है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है निर्देशन। निर्देशन क्या होता है? कार्य को कैसे करना है, जिसके द्वारा किया जाना उसको निर्देशित करना कि कार्य को किस प्रकार से करें, किस अधिकतम अपनी क्षमता का प्रयोग करते हुए श्रेष्ठतम लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, कर्मचारी श्रेष्ठ योगदान कर सके। फिर इसी के बाद आता है कर्मचारी का नियुक्तिकरण यानी स्टाफिंग। कर्मचारी जो कार्य है उस सही व्यक्ति को सही स्थान पर लगाना कर्मचारियों का नियुक्तिकरण कहलाता है। ठीक है। तो नियुक्तिकरण के बाद आता है निर्देशन। ठीक है। तो इसमें देखिए हमने क्या बताया था आपको, सबसे पहले नियोजन, फिर संगठन, फिर नियुक्तिकरण, कर्मचारियों का नियुक्तिकरण यानी सही व्यक्ति को सही कार्य देना, सही व्यक्ति को सही कार्य सौंपना, फिर निर्देशन है यानी अब फिर इसके बाद आता है लास्ट में नियंत्रण। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग, ये 5 कार्य होते हैं। नियंत्रण क्या है? नियंत्रण जो आपने पहले लक्ष्य निर्धारित किए थे, जो आप कार्य करवा रहे थे किसी से, क्या वो कार्य उसी वे में हो रहे हैं अथवा नहीं हो रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं नियंत्रण करना। ठीक। सुधारात्मक, यदि वैसे नहीं हो रहे हैं तो सुधारात्मक कार्य अपनाए जाते हैं। ठीक है। फिर है समन्वय प्रबंध का सार है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। और एक क्वेश्चन जो हमने आपको बताया है, एक PDF भेजी है 30 क्वेश्चन की। ठीक है। तो 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिए हैं, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया है, उसे आप वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए। इसमें ये क्वेश्चन है, इसी में आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक है। समन्वय प्रबंध का सार है, ये क्वेश्चन हमने बताया था आपको, बहुत पूछा जाता है। समन्वय क्या होता है? समन्वय क्या है? समन्वय क्या है कि समन्वय वह शक्ति है, देखिए वह शक्ति है जो प्रबंध के अन्य सभी कार्यों को एक दूसरे से बांधती है। समन्वय क्या मतलब? कार्य करने, आपस में सब एक मिलजुल के काम करें, तो उसे क्या कहते हैं? समन्वित है, यानी सब मिल के काम कर रहे हैं, बहुत आपस में सामंजस्य है, तो उसे कहते हैं प्रबंध का समन्वय। तो समन्वय भाई, आप जैसे 10 लोग काम कर रहे हो, ठीक है, सामूहिक कार्य है। अब ये सब आपस में लड़ते रहें, भैया सेल कौन करेगा, शिपिंग क्या है, तो ये सब समन्वित होकर के कार्य करेंगे तो आपका कार्य होगा। अन्यथा ये सब समन्वय के न रहने पर ये असमंजस में होंगे, इन्हें क्या करना, उन्हें क्या करना। तो एक बार समन्वय क्या है कि भाई सब मिलजुल के जब काम करते हैं वही समन्वय कहलाता है। ठीक। मिलजुल के काम करो, सब लोग एक साथ एक जैसा सोचो, एक जैसे कार्य करने का प्रयास करो। कार्य सबके अलग अलग है, एक जैसा कार्य नहीं होता है, लेकिन सब एक दूसरे से तारतम्य मिला करके, सब मिलजुल करके, सभी का सहयोग करते हुए कार्यों को करते रहें। देखिए यह प्रबंध का सार है, क्योंकि यह सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत प्रयत्नों में एकता लाता है। ठीक। सामूहिक गतिविधियां हैं और व्यक्तिगत प्रयोग है, मिलजुल के सब लोग कर लो, तो वही समन्वय कहलाता है। समन्वय की प्रकृति क्या है? देखिए समन्वय सामूहिक कार्यों में एकात्मकता लाएगा। ठीक। समन्वय कार्यवाही में एकात्मकता लाएगा। उसके बाद समन्वय निरंतर चलने वाली क्रिया है, यानी सभी मिलजुल के सदैव भाई रहिए। समन्वय सर्वव्यापी कार्य है, यानी सदैव सब जगह है। ठीक है। फिर समन्वय की परिभाषा आप कर लीजिए। देखिए क्या है, अब आप समझिए, मैकफार्लैंड की परिभाषा। समन्वय एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अधिकारी अपने अधीनस्थों के सामूहिक प्रयासों को एक व्यवस्थित ताने बाने में बांधता है तथा समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य में एकता लाता है। ठीक है। समन्वय सभी प्रबंधकों को उत्तरदायी बनता है। समन्वय सोचा समझा कार्य है। ठीक है, पहले से सोचा समझा कार्य। समन्वय का महत्व फिर दिया हुआ है। ठीक, समन्वय का महत्व पढ़ लीजिए। संगठन का आकार कैसा है, विशिष्टीकरण कितना है संगठन में, कार्यात्मक विभेदीकरण कितना है, उसी हिसाब से संगठन होगा। ठीक है। फिर 21वीं सदी का प्रबंध दिया हुआ है, तो ये आप पढ़ करके इसे क्लियर कर लीजिए। ठीक है। और फिर ये सारांश दिया है, प्रबंध की अवधारणा क्या है, विशेषताएं क्या हैं, उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है। ठीक है। प्रकृति क्या है, स्तर क्या है, कार्य क्या है, समन्वय क्या है। तो आप जानते हैं कि जो
सारांश होता है, उसमें जिस्ट दे देते हैं पूरे, जो भी मतलब आपकी पूरा लेसन है उसका जिस्ट दिया हुआ है। तो अवधारणा क्या है, विशेषताएं क्या हैं, ये सब आप पढ़ लीजिए, ठीक है। और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन पे टिक कर देते हैं। प्रबंध से क्या आशय है, ठीक है, 2 विशेषताएं लिखी, अति लघु उत्तरीय में आ सकता है। और इसके बाद लघु उत्तरीय में है आपका एक पेज के रूप में विशेषताएं लिखिए। फिर उसके बाद आएगा आपका समन्वय प्रबंध का सार है, ठीक है। ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बहुत बताया जा चुका है। दीर्घ उत्तरीय प्रबंध क्वेश्चन में आपका जैसे ये क्वेश्चन, ये कला विज्ञान यानी प्रबंध के प्रकृति को समझाइए, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कार्यों के एक श्रृंखला पर टिप्पणी लिखिए, प्रबंध के कार्य क्या होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपने इसको सीखा। बेहतर है कि आप पूरा वीडियो देखिए और इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और अपना पढ़ते रहिए आराम से। कहीं पे दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये समस्या है, वो चीज़ आपको पढ़ा दी जाएगी। जूम करके आराम से पढ़िए। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप सब चीज़ों को पढ़ें, लेकिन जो टॉपिक पे आपको बताया गया है कि ये टॉपिक बहुत ज़रूरी हैं, उन टॉपिक को ज़रूर कवर करिए। और मेन बात तो ये है कि पूरा वीडियो देखिए और यहाँ पे एक एक टॉपिक को, एक एक चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। इतना अच्छा आपको टॉपिक का डिस्कशन वास्तव में कहीं नहीं मिलेगा। और NCERT जो बुक्स हैं वो बेस्ट बुक्स हैं, इनको आप कंठस्थ कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, पढ़ लीजिए, सब हेडिंगों को तैयार कर लीजिए। चीज़ें आपके पास तैयार होंगी, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आप अच्छे से एग्ज़ाम में नंबर ला पाएंगे। मेरा मुख्य जो उद्देश्य है वो आपको अच्छे मार्क्स दिलाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जैसे बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं लच्छेदार की, ये कर लो वो कर लो, बस ये आप लोग लगे रहिए, ठीक है, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। यही मेरा उद्देश्य है। अपने दोस्त फ्रेंडों को बताइए कि भाई आपको सर ये अच्छी चीज़ दे रहे हैं। आप NCERT से बेस्ट कहीं मैटर होता नहीं है, चाहे आप CBSE बोर्ड हों, चाहे SSC हों या आप UP बोर्ड हों। आप इसको पढ़िए, आपका मन लगेगा जब आप चीज़ों को, जैसे NCERT में क्या है कि जब आप NCERT पढ़ने लगेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ और सीखने की ललक होती है, वो आपकी जगती है। और बेस्ट टीचर्स आपके इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर हैं, उन्होंने NCERT बुक्स लिखी हुई हैं और फ्री में आपके वेबसाइट पे उपलब्ध हैं। हम लिंक पे भी डाल देते हैं, जो पढ़ाते हैं उन पे टिक्ड होता है कि ये चीज़ पढ़ाई गई, ये इम्पोर्टेंट है, उसको आपको ना पढ़िए। पढ़ाई का देखिए कोई एक तरीका ऐसा नहीं है कि जो विशेष आएगा जो आप पढ़ लोगे। आप पढ़ाई करिए, मतलब जैसे कहते हैं कि खूब पढ़ो खूब पढ़ो। खूब पढ़ो का क्या मतलब है कि आप जो चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं उसको बार बार पढ़िए और उनके बारे में सोचिए, मनन करिए कि हाँ चीज़ें ये जो हैं आपको बताई जा रही हैं वो क्या हैं। भाई आपको समाज से ही जुड़ी हुई चीज़ें बताई जा रही हैं। प्रबंध क्या है भाई, हर जगह आपका प्रबंध है। आप अच्छे नंबर ला रहे हो, आप प्रबंध कर रहे हो। आप प्रबंध नहीं कर रहे हो तो आप अच्छे नंबर नहीं ले पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके पास प्लानिंग ही नहीं है कि हमें क्या करना है, कैसे, कितने नंबर लाना है, कितने घंटे पढ़ना है। सब चीज़ों को पहले से आप कर लेंगे। आप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग आपको अपनी पढ़ाई में कर लीजिए तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी। यही चीज़ें हैं जो बार बार समझाना कि वहाँ ऐसे करो ऐसे करो, उससे अच्छा है कि आप पढ़ते रहो। हम यहाँ लच्छेदार बातें नहीं करने आते हैं, आपको हम पढ़ाने आते हैं, वही पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए अब हम देर ना करते हुए अगले वीडियो में मिलेंगे। और ये जो आपके अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र के जो 4 जो पार्ट आए हैं 4, ठीक है, इन चारों वीडियो को आप कायदे से देख लीजिए। उसमें आपकी थ्योरी सब आ जाएगी, ठीक है। जितनी आपकी थ्योरी होती है वो सब आपको मिलेगी। चारों वीडियो देख लीजिए, फिर आप इसमें देखिए। फर्स्ट पार्ट आपका अकाउंटेंसी का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, और BST का फर्स्ट पार्ट, इनके वीडियो आपको बना देंगे, फिर सेकंड पार्ट में ले चलेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।